नमस्कार, जीके जीएस क्वेस्ट के क्विज 16 में आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान? ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्होंने कि तराइन का युद्ध लड़ा था और तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने गौरी को हराया था। दूसरे युद्ध में ये हार गए थे और इन्हीं को राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति का निर्णय करने के लिए विधानवत कौन अधिकृत है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज लीगली ऑथराइज टू डिक्लेयर वॉर और डिसाइड फॉर पीस? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद और डी संसद। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता की मर्जी से राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसलिए राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और देश की जो कार्यपालिका है उसका भी अध्यक्ष है। इसी नाते राष्ट्रपति को यह फैसला होता है, यह अधिकार होता है कि वो युद्ध और शांति की घोषणा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से निम्न पवनों को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई होंगी। पहली लिस्ट में दिया हुआ है पवन, दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है रीजन। देखते हैं, ए फॉन, 1 सहारा, बी चिनोक, 2 फ्रांस, सी मिंस्ट्रेल, 3 रॉकी पर्वत, डी हर्मटन, 4 एल्प्स पर्वत। तो आप कूट देखते हैं, ABCD 4312, 2314, 2341 या 3421। स्थानीय पवनों पे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फ्रांस में फॉन बहती है, चिनूक बहती है रॉकीज पे जो कि नॉर्थ अमेरिका में USA में है में बहती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिंस्ट्रेल एल्प्स पर्वत, यहाँ पे यूरोप भी बोला जा सकता है और हर्मटन अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में, जिसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है एवं कपासी मेघ का निर्माण करती है जिससे घनघोर वर्षा होती है, ऐसी वर्षा प्राय निम्न क्षेत्र में अधिक होती है। When the air is lighter and rises and cumulus cloud forms the pouring rain, often these areas are high in rain. ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी ध्रुवीय क्षेत्र, सी उपोष्ण क्षेत्र और डी हिमालय क्षेत्र। क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो बहुत बड़े क्लाउड होते हैं। इनके अलावा एक स्ट्रेटा भी प्रकार होता है क्लाउड का। तो भूमध्य रेखा के आसपास में जो बारिश होती है उसे कहते हैं संवहनीय रेखा या कन्वेंशनल रेनफॉल। ये कन्वेंशनल रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे होते हैं सदाबहार वन। तो यानी कि जो इक्वेटर है उसके आसपास में सभी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड से लगभग रोज ही वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये होगा आंसर भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? वेयर इज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? ऑप्शन ए भोपाल, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी कानपुर। तो इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा भोपाल, जो कि है MP में, MP की कैपिटल है। वहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ऑप्शन ए मनीला, बी लियोन, सी ब्रुसेल्स, डी वॉशिंगटन। एशियन विकास बैंक जिसकी शॉर्ट फॉर्म में उसे ADB कहा जाता है, इसका मुख्यालय है मनीला में, लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में नाटो और दूसरे संगठन का मुख्यालय है, वॉशिंगटन में UN के बहुत सारे मुख्यालय हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लड़ाकू नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटर डांस? फाइटर की जगह पे आप याद रखें मार्शल डांस। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कथकली, बी बांस नृत्य, सी मयूरभंज का छाऊ नृत्य या डी भांगड़ा। मयूरभंज ओडिशा में है और छाऊ नृत्य 4 राज्यों में होता है।
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। लेकिन इसका उदय क्योंकि छाऊ का मयूरभंज में हुआ था, यानी उड़ीसा में हुआ था, इसलिए अगर ये चारों ऑप्शन भी आते हैं तो भी आपको उड़ीसा वहां पे मारना चाहिए। ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो कि वहां की युद्ध कला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके समान माना गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज बीन ट्रीटेड लाइक होम? ऑप्शन ए मैजनी, बी कैवूर, सी गैरीबाल्डी और डी बिस्मार्क। इन सभी का संबंध इनका इटली से है और इनका जर्मनी से है, और इटली और जर्मनी का एकीकरण 1815 से 1870 के बीच में हुआ था। तो इटली के एकीकरण की शुरुआत मैसिनी ने की थी, वहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय में काउंट कैमिलो डी कैवूर ने वहाँ पे राष्ट्र नीति को बना करके विदेश नीति को और दूसरे देशों से संबंध स्थापित किए। गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट्स आर्मी बनाई और फाइनली इटली के एकीकरण को पूरा किया। बिस्मार्क दूसरी तरफ सिंगल हैंडेडली उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था। वो प्रशा के चांसलर थे उस वक्त में और बाद में प्रशा को इसी में मिला दिया। इसका आंसर होगा बिस्मार्क, क्योंकि सिंगल हैंडेडली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की 500 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ मिला करके और एक संयुक्त भारत का निर्माण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी अबुल कलाम आजाद या डी अब्बास तैयब जी। हेनरी थोरियो, ये नाम आपको जान लेना चाहिए। हेनरी थोरियो की एक बुक थी, इस बुक का नाम था सिविल डिसओबीडियंस, और इसी बुक से और हेनरी थोरियो से प्रभावित होकर के ये मूवमेंट चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको कि साल्ट सत्याग्रह के रूप में स्टार्ट किया गया था 12 मार्च से लेकर के और 5 अप्रैल तक एक दांडी मार्च निकाली गई थी। और उसके बाद में सॉल्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। जब गांधी को पकड़ लिया गया तो उन्होंने 26 साल के एक यंग अब्बास तैयब जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग की लोच शून्य होगी? विच ऑफ दीज गुड्स हैज जीरो इलास्टिसिटी फॉर एन इलिटरेट पर्सन? ऑप्शन ए रेडियो, बी समाचार पत्र, सी टेलीविजन, डी टेलीफोन। क्योंकि एक इलिटरेट व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसके लिए समाचार पत्रों की मांग शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले साधनों को उत्पादन के साधनों की संख्या दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? द सोर्सेज टेक पार्ट इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑफ दीज इज नॉट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्शन ए आधारिक संरचना, बी उद्यमी, सी मध्यवर्ती वस्तुएं और डी विनिवेश। 1992 में मनमोहन सिंह MMS ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात की थी। यही उदारीकरण है जिसका एक तरीका था डिसइन्वेस्टमेंट की, जो सरकारी उद्यम अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको प्राइवेट उद्यम को बेच दिया जाए। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट इसका आंसर होगा, बाकी तीनों ही उत्पादन के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। जी, अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल का स्थान फर्स्ट था। 2011 में इसका नंबर सेकंड है। तो इसे पीछे किसने छोड़ दिया? बिहार ने, जिसका स्थान 1 नंबर पे हो गया है जनसंख्या घनत्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए नर्मदा, बी सतलुज, सी बेतवा और डी चंबल। यूपी प्लस MP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने मिलकर के बेतवा पर राजघाट डैम बनाया है और उसको
दोनों राज्य इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? वेयर डिड ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट? ऑप्शन ए तिब्बत में कैलाश पर्वत की पूर्वी ढाल से, बी हिमालय में आंगसी ग्लेशियर से, सी पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील से, और डी इनमें से किसी से भी नहीं। हालांकि पहले तक माना जाता था कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम श्योक से हुआ है, बाद में देखा जाने लगा कि ग्वांगडोंग से, ग्वांगडोंग एक ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है, लेकिन फिर अब इंटरनेट की दुनिया में और इंटरनेट इमेजिंग से ये पता चला कि एक एंगसी ग्लेशियर है हिमालय पर जहाँ से कि ब्रह्मपुत्र का उदय होता है। उसके बाद ये वहाँ पे यारलुंग ज़ेदांग, फिर उसके बाद सांगपो कहलाती है तिब्बत में, और बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग दिबांग कहते हैं। जैसे ये असम में आती है तो इसे यहाँ पे लोहिता और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे ये जमुना कहलाती है, जो कि गंगा से मिल करके मेघना का निर्माण करती है। इस तरीके से 3 देशों में बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वेनिशिंग ओशन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेनिशिंग ओशन? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, और डी हिंद महासागर। वेनिशिंग ओशन का मतलब होता है समाप्त होता हुआ ओशन। प्रशांत महासागर के चारों तरफ वो प्लेट्स हैं जो कि अब एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, इसलिए प्रशांत महासागर के नीचे की जो प्लेट है पैसिफिक प्लेट, वो छोटी हो रही है निरंतर, इसलिए वहाँ पे इस महासागर में जो पानी है उसकी मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए इसे वैनिशिंग ओशन यानी कि छोटा होता हुआ महासागर भी, खत्म होता हुआ महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेयर इज बैरन आइलैंड लोकेटेड? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी वेस्ट इंडीज, और डी अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप एकमात्र भारत का जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर बाघ स्थल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द रणथंभौर टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी गुजरात, और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी महमूद तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी फिरोज शाह तुगलक। जहां तक तुगलक वंश की बात है तो 1320 से इन्होंने शासन चालू किया और 1414 तक इनका शासन रहा। 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले तुगलक वंशी थे, जिसकी शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से, ये नंबर 1। दूसरे शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे शासक थे फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पंजाब की एक जाट महिला का पुत्र था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का पहला स्थानीय वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? When was ब्रह्म समाज was founded by राजा राम मोहन रॉय? ऑप्शन ए 1816, 1820, 1828, या ऑप्शन डी 1830। (1828) में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1829 में सती सिस्टम को समाप्त करवाया था विलियम बेंटिक से कह करके, और इसके अलावा राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। इसी की पेंशन को चालू करवाने के लिए 1833 में ये इंग्लैंड गए हुए थे, जहाँ पे कि ब्रिस्टल में एवन नदी के किनारे पर इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? इन विच एरिया डिड द ब्रिटिश रूल हैव मोर इम्पैक्ट? ऑप्शन ए राजनीतिक, बी आर्थिक, सी धार्मिक, और डी मनोवैज्ञानिक। जी, सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रहा वो आर्थिक था। वर्ष 1700 में हमारी जो इनकम थी वो पूरी दुनिया का जो धन था उससे ज़्यादा थी। अगर सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का पैसा मिला दो तो उससे ज़्यादा पावरफुल हमारी इकॉनमी थी, जो कि अगर हम 1947 की बात करें तो हमारा स्थान कहीं नहीं था। और इस वक्त 1 रुपी
$1 के बराबर था। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका हमारे ऊपर आर्थिक पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें उपनिवेश ही इसीलिए बनाया था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। आपके कितने मार्क्स आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ अगर फीडबैक है तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।